Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शब्बीर ने नौशहरा कलां के इलाके खवेजगी में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसकी जवां साला बीवी अचानक गायब हो गई थी और उसका शौहर उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा था। फिर एक दिन उसे अपनी बीवी का सुराग मिल गया। जवां साल महनाज सजे सजाए घर में अकेली थी। आईने के सामने सजने संवरने के बाद उसने टीवी का रिमोट उठाया और तेजी से चैनल तब्दील करने लगी। थोड़ी देर में उकताहट हुई तो कमरे से बाहर निकलकर घर का जायजा लेने लगी। मासी घर की सफाई सुथराई कर रही थी। महनाज ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर एक सोफे पर बैठकर मोबाइल फोन पर गेम खेलने लगी। थोड़ी देर में इससे भी उकता गई। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और उसने अजरा नामी अपनी एक सहेली को फोन मिला दिया। अजरा थोड़े फासले पर उसी महल्ले में रहती थी और महनाज अजरा को बाजी कहकर पुकारती थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? मैं महनाज बात कर रही हूँ। अरे भाई, कहाँ गायब हो इतने दिनों से? ना कुछ अता ना पता, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, घर में बैठी हुई बोर हो रही हूँ, बहुत जबरदस्त वाला। आप बताएं क्या कर रही हैं? अरे भाई, अगर घर में बोर हो रही हो तो मेरी तरफ आ जाओ। और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं? वो तो काम पर गए हैं। अच्छा, तो फिर आ जाओ ना घर पर। मैं कढ़ाई बना रही हूँ, मिलके साथ खाना खाएंगे। आ जाऊँ? अच्छा चले, सही है, फिर मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ आपके पास। हाँ चलो, तुम आ जाओ, मैं इतने में खाना तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। अमीरा, मैं जरा अजरा बाजी के घर जा रही हूँ। अगर साहब आ जाए ना तो उनको बोल देना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, बल्कि एक काम करना, उन्हें कुछ मत कहना, तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? महनाज घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर पैदल चली। फिर उसने एक रक्षे को हाथ देकर रोक लिया। थोड़ी ही देर में वो अपनी सहेली के घर पहुंच गई। अजरा और महनाज की दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन वो दोनों थोड़े ही अरसे में पक्की सहेलियां बन गई थी। हालांकि अजरा महनाज से कम 10-15 साल बड़ी थी। महनाज रक्षे से उतरी तो अजरा दरवाजे पर ही खड़ी थी। महनाज को गले लगाकर घर के अंदर ले गई। आओ, बैठो। और सुनाए, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। और ये तुम्हारी बालियाँ कहाँ से ली तुमने? बहुत खूबसूरत लग रही है। शौहर ने दिलाई है क्या? बस रहने दे बाजी, इतने रूखे फीके इंसान है, वो दिलाएंगे मुझे बालियाँ? क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छे खासे तो हैं। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना कि अंदर क्या हो रहा है। बात तो ये भी ठीक है। गुफ्तगू के दौरान महनाज की नजर दीवार पर लगी अजरा और उसके शौहर की तस्वीर पर पड़ी तो वो उठकर खड़ी हो गई। क्या गजब की तस्वीर लगाई हुई है आपने। ऐसे एक बात बोलूं, आपके शौहर ना आपसे कई ज्यादा स्मार्ट है। बस बस, मेरे शौहर को ज्यादा नजर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे इकलौते शौहर हैं, समझी? तौबा तौबा, मैं क्यों लगाने लगी इन्हें नजर? लगता है वैसे आप दोनों के बीच में काफी प्यार है। ये बात तो वाकई में बहुत हकीकत है। जब ऑफिस जाते हैं तो ये समझ लो कि आधा दिन तो वो मेरे साथ होते हैं फोन पर। क्या कर रही हो, कहाँ गई थी, क्या खाया, क्या पिया, खाना खाया, ये वो, बस आ जाऊं। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बाजी, कभी मुझे भी मिलवाए ना उनसे। हाँ हाँ भाई, जिक्र किया है मैंने तुम्हारा, और उनका भी यही कहना है कितनी तारीफें करती हो तुम अपनी सहेली की। कभी हमें भी मिलवाएं, बुलाएं उन्हें दावत पे। सच? बस फिर तो बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ सच। मुझे लग रहा है कि हांडी देख कर आई। अजरा किचन की तरफ दौड़ी और महनाज अजरा की अदम मौजूदगी में एक बार फिर तस्वीर को गौर से देखने लगी और फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे तस्वीर में अजरा की जगह वो खुद मौजूद थी। महनाज अभी तस्वीर देखने में मगन थी कि अजरा माथे से पसीना पोंछते हुए उसके पास आ गई। शुक्र है भाई, चिकन कढ़ाई बच गई। बाजी, मैं हेल्प करवा दूं आपकी? कोई जरूरत नहीं है, मेरे मियाँ को मेरे ही हाथ का खाना पसंद है। अगर तुमने गलती से भी हाथ उसमें चला दिया ना तो बस खाएंगे ही नहीं खाना। भाई, अब तो मुझे आप दोनों की मोहब्बत देखकर रश्क आ रहा है। एक मेरा शौहर है
खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो मेरी सूरत से भी बेजार है। और अगर कभी मैं बनने संवरने खड़ी हो जाऊं ना तो उसे बुरा लग जाता है। समझ ही नहीं आता मुझे तो उसका। चल छोड़ना, दिल छोटा मत कर। शौहर लोग तो ऐसे ही होते हैं, कभी शोला कभी शबनम, इनके मूड का कुछ नहीं पता होता। चला बाहर डाइनिंग पे बैठ के खाना खाते हैं, चले? हाँ चले। इस वाक़े के बाद महनाज का तवातुर से अजरा के घर आना जाना शुरू हो गया था। महनाज कम उम्र और खूबसूरत थी। आहिस्ता आहिस्ता महनाज और अजरा का शौहर एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे। अजरा इस सूरत हाल से बाखबर थी, लेकिन वो उसे सिर्फ दिल लगी और मजाकी समझते रही, जबकि हालात का रुख किसी और तरफ जा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अजरा के घर में महनाज, अजरा का शौहर और खुद अजरा आपस में गपशप कर रहे थे और तीनों जरा जरा सी बात पर कहकहे भी लगा रहे थे। महनाज का शौहर शोखियां कर रहा था। भाई जितनी तारीफ तुम्हारी सुनी थी ना, तुम उससे कई ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, और एक बात बताऊं, आपको जितना खूबसूरत मैंने पिक्चर्स में देखा था ना, आप उससे ज्यादा हैंडसम हैं। वैसे अजरा, क्या हाल है? तुम्हारी दोस्त से शादी कर ली जाए? अरे यार, तो क्या हुआ भाई? तुम दोनों सहेलियां हो, एक साथ रहोगी मिलजुल कर, क्यों? हाय अल्लाह, मेरे मियाँ के अरमान। जनाब, ये पहले से शौहर वाली हैं और इनके शौहर बहुत अच्छे हैं, समझे आप? ओहो यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई यार। तो कोई बात नहीं, आप हुक्म तो करें, मैं छोड़ देती हूँ अपने शौहर को। क्यों बाजी? अरे चले मियाँ जी, हिम्मत कीजिए, कीजिए ना हिम्मत। कीजिए, हिम्मत कीजिए। मैं समझ गया, तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रही हो, मजाक बना रही हो, मेरा तफरी ले रही हो ना मुझसे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भाई हम क्यों फंसाने लगे आपको? वैसे अजरा, एक बात बताओ, अगर ऐसा वाकई में हो जाए तो तुम जलोगी कोड़ोगी तो नहीं? भाई मैं क्यों जलूंगी? और वैसे भी मेरी सहेली है, अच्छा है मेरे साथ रहेगी। बिल्ली को तो ख्वाब में। देखो महनाज, तुम्हारे लिए क्या कह रही है, देख रही हो ना? कब बोला मैंने ऐसा? तो कहने दीजिए ना। वैसे एक बात बताऊं, बाजी जो भी कहती है ना, 110% बिल्कुल सही बात करती है। सही करती है। ऐसी बात है। चलो भाई ठीक है, सोचते हैं कुछ। और फिर अचानक हुआ यूं कि अजरा और उसका शौहर अचानक महल्ला छोड़कर चले गए। उधर शब्बीर ने देखा कि महनाज का शौहर थाने में दरखास्त जमा करा रहा था। साहब, मेरी बीवी को हसन और उसकी बीवी ने अगवा कर लिया है। प्लीज आप मेरा पर्चा दर्ज कर लो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शादीशुदा बंदा तुम्हारी बीवी को अगवा कर ले? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी खुद कहीं चली गई हो? नहीं 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 साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बीवी खुद नहीं जा सकती, उसे जरूर अगवा किया गया है। प्लीज आप मेरी मदद करें। नाम क्या है तुम्हारा? अल्ताफ। काम क्या करते हो? सर मेहनत मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करते हो? ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेहरबानी साहब। बरामद करेंगे उसको। मेहरबानी। महनाज के शौहर के कहने पर थानेदार ने दरखास्त दर्ज कर ली और महनाज का शौहर थाने से बाहर आ गया। शब्बीर को मालूम हुआ कि महनाज को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर अजरा और उसके शौहर से मेल जोल रखने पर तलाक दी थी, जिसके बाद मुबैना तौर पर अजरा के शौहर ने महनाज से दूसरी शादी कर ली थी और दोनों बीवियों को एक ही घर में रखा हुआ था। महनाज के पहले शौहर को इसी बात का रंज था और उसने मुबैना साबिका बीवी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हसन की दूसरी मुबैना बीवी महनाज घर के काम काज में मसरूफ थी कि इस दौरान उसका मोबाइल फोन बजने लगा। महनाज ने नंबर देखा तो कांप गई। ये उसके साबिक शौहर का नंबर था। महनाज खौफ के मारे लरजने लगी और उसने कॉल रिसीव करने के बजाय फोन ही बंद कर दिया। थोड़ी देर में महनाज का शौहर घर आया तो महनाज उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई और इंतहाई खौफ के आलम में अपने साबिक शौहर के फोन के बारे में बताने लगी। हसन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे तुम डर क्यों रहे हो? हमने कोई चोरी तो नहीं की ना? चोरी नहीं की, मगर मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारा पीछा कर रहा है। देखो तुम डरो मत, ना ही वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है ना ही पीछा कर सकता है, समझ आ रही? अच्छा ये अजरा कहाँ है? वो बाजी तो बस आ गई है। चलो तुम एक काम करो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ।
आज हम तीनों बाहर जाके खाना खाएंगे, ठीक है? अच्छा सुने, वो मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, खोल लूं क्या? मोबाइल ऑन कर लो, लेकिन किसी की कॉल रिसीव नहीं करना, सही? महनाज ने जैसे ही फोन खोला वो मुसलसल बजने लगा। कई अजनबी नंबरों से कॉल की जा रही थी और हसन इशारे से अपनी बीवी को कॉल रिसीव करने से मना कर रहा था। फिर कॉल का सिलसिला बंद हुआ तो हसन ने वो तमाम नंबर अपने मोबाइल में महफूज कर लिए और अजरा को फोन बंद रखने का इशारा करके अंदर चला गया। इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद शब्बीर को इतला मिली कि नौशहरा कला के इलाके खवेजगी में महनाज और अजरा और उसके शौहर को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज करके महनाज के साबिक शौहर और उसके देवर को तहरीर कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। इनकी लाशें अस्पताल में पड़ी थी। इनके साथ ये हसन मोहम्मद का भाई था जीशान, उसने रिपोर्ट की कि भाई ये मेरे भाई हैं और ये बाबियाँ हैं और ये वहाँ से आए थे। वो उसने अगवा की थी, थाना उमरजई में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। जी महनाज भी उसमें मुलजिम थी और ये हसन मोहम्मद दोनों उसमें मुलजिम नामजद हुए थे और दोनों उसमें मुजरिमान इश्तिहारी थे उस केस में। तो मुसम्मात महनाज का जो पहला शौहर था उसको इस बात का रंज था, वो आया था और उसके साथ उसका भाई भी था और उन्होंने यहाँ पे आके खिशगी में ये हसन मोहम्मद और उसकी जो अपनी बीवी, जो पहले हसन मोहम्मद की जो पहली वाली बीवी थी, उसको कत्ल किया है। शब्बीर का कहना है कि महनाज और अजरा के शौहर की मुलाकात और फिर उनके दरमियान पसंदीदगी का वाकया बिल्कुल इसी तरह था या नहीं जैसा शब्बीर को बताया गया था, या फिर शायद इस मुलाकात और शादी तक का वाकया किसी और दूसरे जाविये से पेश आया हो। लेकिन शब्बीर का कहना है कि इस सारे वाकये में जो हकीकत है वो ये है कि हसन ने अपनी बीवी की मौजूदगी में मुबैना तौर पर महनाज से दूसरी शादी कर ली थी, जिसका उसके साबिक शौहर को रंज था और फिर तहरीर कत्ल का लर्जा खेज वाकया पेश आ गया। शब्बीर को उम्मीद है कि इस वाकये के जिम्मेदार सजा से कभी नहीं बच सकेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने ओकाड़ा में एक ऐसा घराना भी देखा है जहां औरत की हैसियत गाय भैंसों से भी कमतर थी और औरतों को जरा जरा सी बात पर तशद्दुद का निशाना बनाना जैसे कोई बात ही नहीं थी। शब्बीर ने ओकाड़ा के एक गांव में आसिया नामी शादीशुदा औरत देखा है जो हमा वक्त खामोश रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई बहुत बड़ी मुजरिम हो और अपनी सजा के दिन पूरे कर रही हो। सुबह से शाम तक उसका एक ही मामूल था, सुबह किचन से फारिग होने के बाद पूरे घर की सफाई सुथराई, आंगन में झाड़ू देना और फिर उसके बाद वो कपड़े धोने बैठ जाती थी। इस दौरान उसकी सास मैले कपड़े की गठरी उसके सामने लाकर पटक देती और आसिया सर झुकाए और बगैर किसी एहतजाज के कपड़े धोती रहती। कपड़े धोकर फारिग होती तो घर वालों को दोपहर का खाना देती नजर आती। काम काज से फारिग होकर एक लम्हे के लिए कमर सीधी करने के लिए बैठती तो सास की कड़कती हुई आवाज उसके आसाब पर बिजली बनकर गिरती। अरे आसिया, कमबख्त कहाँ मर गई? अरे आजा, बात सुन ले मेरी। सास की आवाज सुनकर आसिया तेजी से सास की तरफ लपकी। जी अम्मा। क्या कर रही थी? कुछ नहीं अम्मा, थोड़ी सी थक गई थी तो लेट गई थी। हेलो, देखो तो सही महारानी को, हैं? थक गई थी तो लेट गई थी। अरे कौन सा पहाड़ तोड़ लिए जिससे थक गई थी? कुछ नहीं अम्मा, आप बोलें कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतनी तौफीक हो जाए तो देख ले बंदा कि अम्मा बैठी हुई है, सर में दर्द हो रहा होगा, तेल ही लगा दूं। जी अम्मा। जल्दी करना, मटक 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 हद हो गई, काम नहीं होते। आसिया ने सास के हुक्म की तामील की और उसके बालों में तेल डालने लगी। सही से लगा, बाल ना नोचना। ये तो बता, बीबी मुझे दादी कब बनाएगी तू? हैं? कब गोद हरी होगी तेरी? अम्मा, मुझे क्या पता। अरे तो तुझे नहीं पता तो और किसको पता होगा? तेरे फरिश्तों को पता होगा। बताओ भला, मेरे बेटे के खानदान को बढ़ा, मोहल्ले की सारी औरतें दादियां बन गई, मेरी हसरत ही रह गई। अम्मा, मैं क्या कर सकती हूँ? सब कुछ तुझे ही करना है, और कौन करेगा? फरिश्ते करेंगे। अरे बीबी, 3 साल हो गए शादी को, 3 साल। मेरी दादी बनने की तमन्ना बीच में ही है। आज कम वक्त सही से दबा सर, हाथ टूटे में
इस दौरान दरवाजे की घंटी बजने लगी। क्या दरवाजा बज रहा है? देख, बेटा आया होगा मेरा। आसिया सास के पास से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ लपकी। आसिया ने दरवाजा खोला तो उसका शौहर बीवी से दुआ सलाम किए बगैर सीधा अंदर आ गया। माँ को भी बहुत रूखेपन से सलाम किया और अंदर चला गया। आसिया शौहर के पीछे पीछे बोझल कदमों से आई तो सास ने उसे रोक लिया। खाना मिलेगा अम्मा, या ऐसे ही खड़े होकर देखती रहेगी? अब दीदे फाड़ कर क्या देख रही हो? पता है ना उसे भूख लगती तो कितना गुस्सा आता है। जा दबाओ खाना लेके आ। आसिया खामोशी से किचन में जाकर खाना गर्म करने लगी कि इस दौरान उसके शौहर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। इसको कहाँ भेज दिया अम्मा? 2 घंटे लगाएगी खाना लाने में। लाएगी कैसे नहीं लाएगी हैं? कम बगत जल्दी ला, हाथ टूटे में क्या? मटक मटक के आना, मटक मटक के जाना है। आसिया ट्रे में खाना लिए बोझल कदमों से सामने आई। ले बेटा खाना खा। शौहर के पास पहुंची और शौहर के सामने खाना रखकर खामोशी से वहीं बैठ गई। शौहर ने गजबनाक नजरों से बीवी को इस तरह देखा जैसे बराबर में कोई अछूत बैठा हो। क्या बात है, आप गुस्से में लग रहे हैं? किसी से झगड़ा हुआ है? तुझे 10 दफा समझाया ना कि इस लहजे में मुझसे बात मत किया कर, और ये कभी कपड़े भी बदल लिया कर अपने। तो ही तो जोड़े हैं मेरे पास, बदल बदल कर यही पहनती हूँ। देखा, 10 दफा इसे समझाया मैंने कि नहा धो के कपड़े बदल लिया कर, लेकिन इसकी समझ में आए तब ना। मोहल्ले की औरतें आती है, बेइज्जती अलग होती है। इसको तो मजा आता है कि ससुराल की बेइज्जती हो, लोग बातें करें हम पे। पानी लेकर आप, क्या प्यासा मारेगी मुझे? सास और शौहर के रवैये से आसिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो एहतजाज करते हुए भी डरती थी, क्योंकि शादी के 3 साल बाद भी वो औलाद पैदा नहीं कर सकी थी। हमारी बेटा क्या मिर्च तेज है? औलाद न होने के मुसलसल तानों ने आसिया को एक जिंदा लाश में तब्दील कर दिया था और वो खुद को मुजरिम समझने लगी थी। शौहर का तशद्दुद भी खामोशी से बर्दाश्त कर ली थी और अब सास के ताने भी, लेकिन कब तक? एक दिन शब्बीर ने देखा कि आसिया अपनी माँ की गोद में सर रखे बच्चों की तरह सिसकियां भर रही थी और माँ उसे तसल्ली दे रही थी। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मत रो। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे नवाज दे। अम्मा, तुम्हें नहीं पता कि मेरी उस घर में क्या हैसियत है। ऐसा लगता है मैंने कोई जुर्म कर दिया है। अम्मा, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसी बातें मुझसे नहीं निकालते। आसिया देर तक माँ की आगोश में रोती रही और माँ उसके आंसू पोंछती रही। चल उठ, आंसू पोंछ। एक दिन अल्लाह जरूर करम करेगा तुझे। अम्मा, अब अगर औलाद भी हो जाए तो भी मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं कोई गाय भैंस नहीं हूँ अम्मा। बुरी बात बेटा, ऐसी बातें जबान से नहीं निकालते। चल उठ, मैं तेरे लिए बेसन के पराठे बना के लाती हूँ। पता नहीं मेरी बच्ची ने आखिरी दफा कब पेट भर के खाना खाया होगा। औलाद न होने के ताने सहते सहते एक दिन आसिया के जब्त का बंधन टूट गया और उसने अपने शौहर और सास को ऐसे करारेदार जवाब दिए कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। सुबह का वक्त था। आसिया आंगन में बैठी सब्जियां काट रही थी कि सास भी उसके पास आकर बैठ गई। 10 दफा कहा है सेन में मत बैठा कर, इसीलिए तेरे औलाद नहीं हो रही। आसिया ने छुरी एक तरफ रखी और पहली बार पलटकर ऐसी गजबनाक निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा कि वो बाकायदा डर गई। सहन में बैठने की वजह से नहीं, तुम्हारे बेटे की वजह से नहीं होती औलाद, आई समझ? ऐसे क्यों घूर रही है? नजर नीचे कर। खाएगी क्या? क्या बोल रही? इसी दौरान आसिया का शौहर तौलिए से मुंह पोंछता हुआ निकला तो सास और बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर ठिठक गया। मेरी वजह से औलाद नहीं हो रही? बोल। बोलूं? बोलूं अभी? क्या बोली? बोल। आसिया का शौहर थोड़ा सा परेशान हो गया और फिर तैश में आकर अपनी बीवी को ऐसा धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ी। डरती नहीं हो तुझसे वैशी इंसान, देख लूंगी तुझे। मुझे बोले? अरे बेटा क्या कर रहा है? और बकवास कर रही है मुझसे? छोड़,
सूरत हाल को खराब होता देखकर सास ने आसिया के शौहर को पकड़कर एक तरफ करना चाहा तो वो माँ का हाथ झटक कर बावर्ची खाने की तरफ लपका। बताता हूँ आइबे, ये रोज रोज की चिकचिकी खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उस रोज ओकाड़ा में थाना शाहपुर के नवाई गांव 36-4L में एक मजलूम औरत जिसका नाम आसिया था, मुबैना तौर पर उसके शौहर और सास ने मिलकर जला दिया था। महल्ले पड़ोस वालों ने फौरी तौर पर आसिया को अस्पताल पहुंचा दिया था। वो बुरी तरह झुलस चुकी थी और डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आसिया के भाई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर ने उस दिन अस्पताल में आसिया को देखा तो उससे देखा न गया। वो बुरी तरह झुलसी हुई थी और अपनी माँ को याद किए जा रही थी। कह रही थी, माँ तेरी बेटी औलाद न पैदा करने की मुजरिम है। माँ मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने भावल नगर में एक ऐसी लड़की को देखा है जिसके रिश्ते के तनाजे पर दो बिरादरियां आपस में टकरा गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शरीफ नामी नौजवान का एक इलाके से गुजर हुआ तो उसकी नजर एक बाड़े पर पड़ी जहां एक लड़की मवेशियों को चारा डाल रही थी। शरीफ लड़की को देखकर ठिठक गया और पानी मांगने के बहाने लड़की से बात करने लगा। तू यहीं रहती है? हाँ, क्यों? और तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? अरे रास्ते से गुजर रहा था, प्यास लगी, सोचा पानी पी लूं। तो जाके पी, मुझसे क्या कह रहा है? अच्छा मैं तेरा हाथ बटा दूं? भाग यहाँ से या बुलाऊं अब्बा को? अरे अरे अब्बा को मत बुला, जाता हूँ मैं। लड़की ने जल्दी से काम समेटा और अपना सामान उठाकर चली गई। शरीफ उसे एक तरफ होकर जाता देखता रहा और फिर उसके बाद वो तेज तेज चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। जैसे ही शरीफ घर में दाखिल हुआ, उसकी माँ उस पर बरस पड़ी। कहाँ गायब है तू सुबह से? देख रहा है तू मौसम कितना खराब हो रहा है। घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने का सामान, आटा तक नहीं है घर में, घूमता रहता हर वक्त। अम्मा ये कुछ पैसे रख ले और भाई से आटा मंगवा लेना। अच्छा मंगाती हूँ अभी। अम्मा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। अम्मा वो जो भैंसों वाला बाड़ा है ना, उसके साथ दूसरा वाला जो घर है, वहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उससे शादी करनी है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? न जान न पहचान, नाम पता है तुझे उसका? चल शादी करा दूंगी। अम्मा सब बातों को छोड़, मैं तुझे कल वहाँ ले चलूंगा। और हाँ, अगर मेरा वहाँ रिश्ता ना हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। मेरा दिमाग ना खराब कर, कमाता है ना धमाता है, शादी करा दो मेरी। शरीफ का ना तो चाल चलन ठीक था और ना ही उसकी सेहत अच्छी थी। थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कर लिया करता और कमाई हुई रकम दोस्तों यारों में लुटा दिया करता था। लड़ाई झगड़ा और इलाके में दादागिरी उसका मामूल था। शरीफ की माँ लड़की का रिश्ता लेकर गई, लेकिन लड़की वालों ने इनकार कर दिया और उस लड़की की शादी सलीम नामी शख्स से कर दी गई। एक दिन शरीफ अपने मजदूर दोस्तों के साथ डेरा जमाए हुए बैठा था कि उसका एक बेतकल्लुफ दोस्त भी वहाँ पहुँच गया। अब कहाँ नहीं ढूंढा तुझे बारिश में, तू यहाँ बैठा है? क्या हुआ तेरे रिश्ते का? कुछ नहीं यार, बस लड़की वालों ने कुछ वक्त मांगा है। शरीफ का दोस्त का कहा लगाने लगा। अबे कौन सी दुनिया में रहता है, उसकी तो शादी हो गई। शादी की खबर सुनकर शरीफ को जैसे 440 वॉट का झटका सा लग गया था। अबे सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर ऐसा हुआ ना तो फिर देख मैं करता क्या। अबे क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? उठा के ले जाएगा उसे? तो देख ना फिर मैं करता क्या हूँ। कौन करेगा तुझसे शादी? कौन देगा तुझको अपनी बेटी? करतूत देख तू पहले अपने। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ मेरी जान पे बनी हुई, तुझे मजाक की सूझ रही है? जा रहा हूं मैं यहाँ से। शरीफ दोस्तों को छोड़कर निकल गया था। शरीफ के दोस्त ने यह भी बता दिया था कि लड़की की शादी सलीम नामी शख्स से हुई थी जो इस इलाके का रहने वाला था। शरीफ ने सलीम का नंबर हासिल कर लिया था और उसे फोन पर धमकियां देनी शुरू कर दी थी। एक दिन सलीम मेहनत मजदूरी में मसरूफ था कि शरीफ का फोन आ गया। हेलो, कौन? नाम बताना जरूरी है? क्यों फोन किया है? कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ। तू सादिया का शौहर है ना? हाँ हूँ शौहर। तुम कैसे जानते हो उसको?
अबे ओ, तेरी बीवी को कौन नहीं जानता। एक सेकंड, तुम वही बदमाश हो ना? सादिया ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। और तुमने रिश्ता भी भेजा था ना घर पे उसके? हाँ, और उसे तू ले उड़ा। और जबान संभाल कर बात कर, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। सुन ले वो। देखता हूँ कौन किसका खून पीता है, और मेरी बात कान खोल कर सुन। अगर तूने सादिया को तलाक ना दी ना, तो तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं। अबे ओ गीदड़ की औलाद, धमकियां तो किसी और को दी हो, समझ में आई ना? और अगर तूने मुझे दोबारा फोन किया और अपनी जुबान पर मेरी बीवी का नाम हराम कर दूंगा, समझ में आई? सलीम ने शदीद गुस्से में फोन बंद कर दिया और बहुत देर तक गुस्से से कांपता रहा। फिर वो उठा, उसका रुख थाने की तरफ था। थाने के गेट पर पहुंचकर वो रुका, कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अंदर जाने के बजाय वापस पलट आया। सलीम को एहसास था कि शरीफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से उसकी बीवी ही की रुसवाई होगी और मामला उलझ जाएगा, इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अलबत्ता वो खासा मोहतात हो गया था और बीवी की बाकायदगी के साथ हिफाजत करता था। एक दिन सलीम की बीवी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी और सलीम खासा उलझा नजर आ रहा था। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो तुम कहाँ की तैयारी कर रही हो? हाँ, अम्मी के घर जा रही थी, काफी दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया। तुम कहो तो मैं छोड़ाऊं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, कोई डर है क्या? मुझे भरोसा है तुम पर न जाने क्यों मुझे खदशा है कि वो बदमाश तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिक्र नहीं करो, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। वही हुआ जिसका डर था। एक दिन सलीम अपनी बीवी और भाइयों के साथ चोलिस्तान जा रहा था कि शरीफ अचानक अपने साथियों के साथ पीछा करता हुआ नमूदार हुआ और उसने फायर खोल दिया। सलीम की बीवी गोली लगने से वहीं हलाक हो गई। उसका एक भाई शदीद जख्मी हो गया, जबकि सलीम महफूज रहा। इस वाक़े के बाद शरीफ रूपोश हो गया था। अभी पुलिस मुलजिम को तलाश कर ही रही थी कि हैरतनाक तौर पर शरीफ के कत्ल की खबर भी सामने आ गई। शरीफ के घर वालों ने सलीम के खिलाफ पर्चा कटवा दिया और सलीम, जो अभी अपनी बीवी के कत्ल से निढाल था, गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा शुरू हुआ और फिर सलीम की जमानत हो गई। उधर शब्बीर ने देखा कि शरीफ के पुरस्रार कत्ल के बाद उसके घर में ताजियती रस्में अदा की जा रही थीं। उसकी बिरादरी के लोग अफसोस के लिए आ रहे थे और शरीफ की मां सदमे से निढाल हो रही थी। उधर जमानत के बाद सलीम पेशों पर पेशियां भुगत रहा था कि अचानक एक दिन उसे धमकी आमेज पैगामात मिलना शुरू हो गए। शब्बीर ने देखा कि सलीम एमएस पढ़ रहा था और उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। यह शरीफ की बिरादरी वालों की तरफ से कोई धमकी आमेज पैगाम था जिसमें सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा था। इस पैगाम को पढ़कर सलीम किसी गहरी सोच में पड़ गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सलीम की बीवी और शरीफ के मुबैना कत्ल को 9 साल गुजर चुके थे और सलीम अब भी अदालतों में शरीफ के कत्ल का इल्जाम ढोने में मसरूफ था कि एक दिन उसे एक फोन कॉल मौसूल हुई। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। अपनी बीवी का अंजाम तो तू देख ही चुका है, अब अपनी खैर मना। तुम कौन हो? वही जिसे तूने कत्ल किया। मैं उसकी रूह बोल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम शरीफ हो ना? शरीफ ही समझ, बेवकूफ इंसान। मैं शरीफ नहीं हूँ, बस इतना चाहता हूँ वो जो तूने थाने में पर्चा दर्ज करवाया ना शरीफ के खिलाफ, वो वापस ले ले, वरना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मर चुका है ना। मैं जो कह रहा हूँ ना, वो कान खोल कर सुन ले तू, वरना अपनी और अपने खानदान की मौत के लिए तैयार हो जा। खून के बाद सलीम शदीद उलझन का शिकार हो गया था। फिर अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। उसको लगा कि जैसे वो शरीफ ही था जिसने उसकी बीवी को कत्ल किया था, और ये ख्याल आते ही सलीम सीधा थाने पहुंच गया। सलीम के कहने पर पुलिस ने तहकीकात की तो एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ सामने आ गया, और वो ये था कि शरीफ कत्ल नहीं हुआ था बल्कि जिंदा था।
फिर एक दिन शब्बीर ने देखा कि तपती दोपहर में पुलिस पार्टी ने एक जेरे तामीर मकान पर छापा मारा। पुलिस को देखकर मजदूर इधर उधर होने लगे, लेकिन पुलिस ने उन सबको हैंड्स अप करके रोक लिया। खबरदार, शरीफ कौन है तुम में से? शरीफ? शरीफ तो कोई नहीं थानेदार साहब। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अनवर। अनवर? फिर पुलिस एहलकार ने मोबाइल पर शरीफ की तस्वीर देखी और एक एक मजदूर के चेहरे को गौर से देखती हुई एक मजदूर को पकड़कर अलग कर लिया। ये तस्वीर तेरी है? तेरी है? हाँ मेरी। चलो पकड़ो उनको, डालो गाड़ी में। चलो मैंने किया क्या थाने? चलो मैंने किया क्या थाने? चलो मैं चलो गाड़ी में चलो। पुलिस ने भेष बदलकर मजदूरी करने वाले कातिल शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था। तहकीकात से पता चला कि शरीफ ने सलीम की बीवी के कत्ल के इल्जाम से बचने और उसके शौहर को फंसाने के लिए खुद अपने कत्ल का ड्रामा रचाया था और नाम तब्दील करके बड़े मदद से गुज़िश्ता 9 वर्षों से आजाद घूम रहा था और बेकसूर सलीम ना करदा गुनाह का सदा काट रहा था। पुलिस ने इस अजीब और गरीब केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ने अपने मुद्दइयों को मज़ीद परेशान करने के लिए उसके गुस्सा के साथ मिलकर इन्होंने मनसूबाबंदी की और अपने ही कत्ल का मुकदमा इन्होंने दूसरे थाने पर दर्ज करवा लिया किसी नामालूम आदमी को कत्ल करके। और बारज़ा उसके गुस्सा ने पूरी तरह इस चीज़ में ड्रामे में रंग भरने के लिए उसकी बाकायदा तदफीन की, कुर्बानी वगैरह अदा की, 40 में ख़त्म किया और अपने मुकदमे की भरपूर पैरवी की। अब मुझे इतना दिल दिलेर हो चुका था अपनी मौत के ड्रामे के बाद कि भी बेखौफ होकर धमकियाँ देता था मुद्दई के ख़ानदान के अफराद को कि भी हमारे साथ मेरे दीगर रिश्तेदारों के साथ सुलह कर लो वरना तुम लोगों को अब दोबारा सफ़ेदी से मिटा दूंगा। और ये है मकतूला का शौहर सलीम और दीगर रिश्तेदार। शादी को 1 साल हुआ था। ये लोग जो है ना वो रिश्ता लेने चाहते थे, उन्होंने हमारा पीछा किया और चुलस्तान में जाकर हमें फायर मारे, मुझे भी मारे, मेरे एक भाई को भी मारे। मोहम्मद दीन जो मेरा भाई था वो कत्ल हो गया, मेरी बीवी को कत्ल कर दिया, लेकिन जो शरीफ है वो फरार हो गया था। लेकिन मैंने पुलिस से कार्रवाई की, जिन्होंने 10 साल बाद मेरा दुश्मन है उनको उन्होंने गिरफ्तार किया और इंशाल्लाह कैफे करदार तक पहुँचाया गया हमें। शाबाश ने भला हमने जिन्हें इमदाद की शादी तो ना सन बदले ला दी। शादी होने तकरीबन साल ही होया जी। उन्हें इंतकाम लिया मेरे ना सारे मेरे बच्चे नु तुम बड़े नु बहुत खैर मार दी तो बहुत हो गया जी। वो 2 जख्मी हैं जी, मेरी 9 नहीं मार दी तो। शब्बीर को यकीन है कि पुलिस शातिर मुल्जिम के खिलाफ कत्ल का भरपूर मुकदमा बनाकर उसे सजा दिलवाने में जरूर कामयाब हो जाएगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस शब्बीर तो देखेगा।